गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑन केसी स्टडी चैनल। केसी स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं लेक्चरर कैलाश कांवर आज एनसीईआरटी के एक टॉपिक राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां इसके साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आज इस चैप्टर पर हम व्यापक रूप से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसमें भारतीय स्वतंत्रता की कहानी है, भारत के आज़ाद होने की कहानी है, भारत को किन परिस्थितियों में आज़ादी मिली और उसको कैसे उन चुनौतियों का सामना किया और किस तरह से आज भी भारत में प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आज भी सफल है और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। 14 और 15 अगस्त 14-15 अगस्त मिडनाइट में मध्यरात्रि को भारत को आज़ादी मिली और इसी समय संविधान सभा के एक विशेष सत्र को पंडित नेहरू, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया और उनका ये भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी अथवा भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि 14-15 अगस्त 1947 की मिडनाइट को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित कर रहे हैं और उनका ये भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी और भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न परीक्षा में भी आ सकता है कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसका है और भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट किसका भाषण है। ये जो टॉपिक है ये केवल 12th के एस्पायरेंट या अभ्यर्थियों के लिए ही नहीं है, बल्कि उन अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो फर्स्ट ग्रेड या स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2018 और 2020 इन दोनों ही पेपरों के ट्रेंड को देखने में आया है कि लगभग 20 से 25% प्रश्न एनसीईआरटी से उठकर आते हैं। इसलिए एनसीईआरटी का अध्ययन इज़ वेरी नेसेसरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटीज़ को पढ़ना। और एनसीईआरटीज़ को हम जितना पढ़ते हैं उतने ही हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं और उतने ही तथ्य सामने निकल कर आते हैं। इसलिए आगे के बारे में हम बात करें कि जब नेहरू ने संविधान सभा के इस विशेष सत्र को संबोधित किया तो उस समय दो ही चीज़ों पर मेन फोकस था। एक तो ये कि देश का शासन लोकतांत्रिक ढंग से चलाया जाए और दूसरा ये कि सरकार सबके भले के लिए काम करे। दोस्तों, 1947 के हालात जब देश आज़ाद हुआ आज से बहुत भिन्न थे। उस समय स्थितियां एकदम विपरीत थी। भारत एक उपनिवेश था, ब्रिटेन का गुलाम था और उस समय आज़ादी तो मिली लेकिन देश दो भागों में बट गया। दो भागों में जो देश बटा उसको हम द्विराष्ट्र सिद्धांत टू नेशन थ्योरी जो दिया था मुस्लिम लीग ने कहा कि भारत के दो हिस्से होने चाहिए। तो ये बहुत ही अभूतपूर्व हिंसा, विस्थापन और त्रासदी का साल था, क्योंकि देश के द्विराष्ट्र सिद्धांत, ये प्रश्न भी आ सकता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया, तो मुस्लिम लीग ने दिया। और इसकी थ्योरी क्या थी कि देश के दो टुकड़े होंगे और जो देश के जो टुकड़े होंगे उसका जो आधार बनाया गया वो धार्मिक बहुसंख्यक विभाजन
यानी धर्म के आधार पर लोगों का विभाजन होगा। जो हिंदू बाहुल्य एरिया है वो भारत में रहेगा और जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, धार्मिक बहुसंख्यक, ये आधार था विभाजन का। और जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है वो पाकिस्तान बनेगा। ऐसा ये जो थ्योरी है ये मुस्लिम लीग ने दी। उसी समय एनसीईआरटी के हमारे बुक के अंदर लिखा भी है, एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन देते हैं, और वो कोटेशन देते हैं कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी ने जो कहा है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कोटेशन के हिसाब से उनका पूछा जा सकता है और बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। हालांकि बोर्ड परीक्षाओं में जो ट्रेंड है अभी उतना टफ नहीं हुआ है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि कल हम अंग्रेजी राज से या अंग्रेजी दास्ता से मुक्त हो जाएंगे, इसलिए कल का दिन खुशी और गम का दिन होगा। खुशी किस लिए? क्योंकि भारत को आज़ादी मिलेगी, और गम किस लिए? क्योंकि जो आज तक एक ही राष्ट्र हुआ करते थे वो राष्ट्र आज एक ना हो करके बट जाएंगे, भाई भाइयों का बंटवारा हो जाएगा। वो आज भारत और पाकिस्तान के रूप में दो राष्ट्र बन जाएंगे, इसलिए ये बहुत बड़े गम का भी विषय है। ऐसा कहते हैं हमारे महात्मा गांधी जी। तो इस कोटेशन को भी डियर स्टूडेंट आपको याद रखना है। आगे बात आती है 3 चुनौतियों की। उस समय की 3 चुनौतियां क्या थी ये हमें याद रखना है। नंबर 1 तो ये थी कि भारत को कैसे एकता के सूत्र में बांधा रखा जाए। एकता के सूत्र में बांधे रखा जाना, चूंकि आप जानते हो कि भारत विविध रखा जाना, चूंकि यहाँ पे विभिन्न धर्मों के, विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न समुदायों के, विभिन्न खान पान, वेशभूषा, ये सब लोग रहते हैं। तो इन सब लोगों को कैसे एकता के सूत्र में, एक माला के अंदर कैसे पिरो के रखा जाए, ये स्वतंत्र भारत के समक्ष पहली चुनौती थी, मुख्य चुनौती थी। दूसरा, लोकतंत्र को कैसे कायम रखा जाए। लोकतंत्र को कैसे कायम रखा जाए, ये दूसरी चुनौती थी। चूंकि भारत ने आज़ाद होते समय जो रास्ता अपनाया था वो लोकतांत्रिक शासन पद्धति का अपनाया था, और लोकतांत्रिक शासन पद्धति में जनता का अधिकतम हित करना सरकार की जिम्मेदारी है। जनता का अधिकतम लाभ हो, जनता का अधिकतम फायदा हो, ये लोकतांत्रिक शासन पद्धति की विशेषता है। इसलिए भारत ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति को अपनाया, और इसको कैसे सुचारू रखा जा सके, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके अंदर हालांकि उसने भी लोकतांत्रिक शासन पद्धति को अपनाया था, लेकिन उसके अंदर लोकतांत्रिक शासन पद्धति की किस तरह से धज्जियाँ उड़ी हैं। कभी सैनिक शासन स्थापित हुआ है, कभी लोकतांत्रिक शासन स्थापित हुआ है। वहाँ तो जो लोकतांत्रिक शासन के जरिए प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है। उसे प्रधानमंत्री बनने के बाद हवालात में जाना होगा या देश से बाहर जाना होगा। तो वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन किस तरह से उसका मखौल उड़ा है, ऐसा भारत में नहीं है। देश के आज़ाद होने के बाद आज तक भारत में लोकतांत्रिक शासन सफल ढंग से काम कर रहा है। और तीसरी चुनौती थी विकास की। विकास की इस चुनौती में गरीब लोगों को रोज़गार मिले, कैसे हम उन संसाधनों को बढ़ाएं जिनके द्वारा खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने, और कैसे गरीब और अमीर की खाई को दूर किया जा सके,
इन सब की जिम्मेदारी भारत पर उस समय महती जिम्मेदारी थी विकास की। तो अगर कोई पूछे कि तत्कालीन भारत के समक्ष 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी, तो एकता के सूत्र में बांधे रखने की, दूसरा लोकतंत्र को कायम रखने की, और तीसरा विकास, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास ये सारा शामिल था। इसके बाद में फिर एक कोटेशन आ जाता है, और वो कोटेशन भी हमें याद रखना होगा। अगर याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और वो कोटेशन देते हैं देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कोटेशन किसके बारे में है? कोटेशन अल्पसंख्यकों के बारे में है। विद्यार्थियों, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या होता है? जैसे वर्तमान में हमारे देश के अंदर जो मुस्लिम लोग हैं, जो बौद्ध हैं, जो जैन हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है, वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। हिंदू यहाँ पर बहुसंख्यक हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हिंदू बहुसंख्यक न कहलाकर अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो ये जो कोटेशन दिया नेहरू जी ने, वो अल्पसंख्यकों के बारे में दिया, और वो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकते। तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकते। और आगे भी वो कहते हैं, हमें उन्हें नागरिक अधिकार देने होंगे और उनके नागरिक अधिकारों की रक्षा करनी होगी। ऐसा पंडित नेहरू जी कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को नागरिक अधिकार, हमें उन्हें नागरिक अधिकारों को देना होगा और उन नागरिक अधिकारों की रक्षा भी करनी होगी। ये कोटेशन अगर आता है तो ये कोटेशन पंडित नेहरू जी के द्वारा दिया गया है। आगे वहाँ पर एक कविता दे रखी है। उस कविता में, कविता का शीर्षक है वारिस शाह से। वारिस शाह से। और ये जो कविता है, ये कविता है पंजाबी कवयित्री है एक, अमृता प्रीतम की। पंजाबी कवयित्री हैं अमृता प्रीतम, उनकी ये कविता है। और इन्हीं की एक कविता है अमृता प्रीतम की दूसरी, इन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन किया है और उस पत्रिका का नाम है नागमणि। तो प्रश्न आ सकता है कि नागमणि नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो नागमणि नामक पत्रिका का संपादक अमृता प्रीतम ने किया। डियर स्टूडेंट, आपको ये याद रखना चाहिए कि जो पेपर सेटर होता है वो किसी गाइड को, संजीव पासबुक, एक्सीलेंट, इनको लेकर कोई प्रश्न नहीं बनाता। ना ही एग्जामिनर के पास जो कॉपियाँ आती हैं तो कहीं इनका रेफरेंस होता है, ना ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर किसी गाइड का कोई रेफरेंस होता है। अगर आपने ऑथेंटिक प्रामाणिक बुक पढ़ी है तो आप उसके ऊपर चैलेंज कर सकते हो और वो प्रश्न डिलीट भी हो सकता है। इसलिए हमेशा आपको NCERT बुक्स को पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा रहता है, उत्तर आता है तो NCERT के पृष्ठ संख्या 57 पर इसका उत्तर है। तो इसलिए आप ये ज़रूर पढ़ें। पेपर सेटर के हाथ में केवल NCERT की बुक होती है, वो उसे देख के बनाता है। इसलिए आप गाइडों के भरोसे ना रहकर NCERT बुक के ऊपर आधारित रहें। उसके बाद जो विभाजन का आधार है वो धार्मिक बहुसंख्यक बनाया गया। इसके बाद एक नाम आता है, बहुत बढ़िया नाम है, और नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। अब दो तरह का प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि खान अब्दुल गफ्फार खान कौन है? तो ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के एक नेता हैं, पंजाब साइड के, जो उस समय पाकिस्तान की तरफ था। वो पाकिस्तान में मिल गया पंजाब, क्योंकि वहाँ बहुसंख्यक, दो
दो पंजाब है, एक पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब है, एक भारत के अंदर भी पंजाब है। बंगाल भी बहुसंख्यक मुसलमानों का था, पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश के रूप में है, तो पूर्वी बंगाल चला गया पाकिस्तान के अंदर उस समय और भारत में रह गया पश्चिमी बंगाल। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ये विभाजन के विरोधी थे, ये विभाजन के पक्ष में नहीं थे और इनको सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। तो एक तो प्रश्न ये बन जाता है कि सीमांत गांधी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। दूसरा ये बन सकता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान किसके रूप में प्रसिद्ध है, तो सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बाद महात्मा गांधी के बारे में बात आती है कि महात्मा गांधी जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाए, असहयोग आंदोलन चलाए, ऐसे ये महात्मा गांधी अहिंसा और सत्याग्रह के पुजारी। कुछ लोग उनसे भी संतुष्ट नहीं थे, जो अतिवादी हिंदू थे, ऐसे अतिवादी हिंदू महात्मा गांधी जी एक दिन प्रार्थना सभा कर रहे हैं, संध्या का समय है, वो प्रार्थना कर रहे हैं और उन्होंने किसी से भी मिलना मना नहीं किया। उन्होंने कहा कोई भी मिलने आ सकता है और उसी समय एक नाथूराम विनायक गौडसे नामक एक व्यक्ति आता है और वो प्रार्थना सभा में उन पर गोलियां बरसा देता है और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की शहादत हो जाती है। गांधी जी अलविदा कह देते हैं इस संसार को और अपना नाम छोड़कर चले जाते हैं, अपना नाम अमर करके चले जाते हैं कि सत्याग्रह और अहिंसा ये दो मुख्य अस्त्र हैं किसी भी आंदोलन के या किसी भी चीज़ को पाने के लिए। इसलिए ये भी याद रखना होगा, एक पन्ना दिया हुआ है अलग से गांधी जी के बारे में और वहाँ पे कहा गया है, आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसे प्रश्न एनसीईआरटी से बनकर आ जाते हैं और आप उन्हें पढ़ते नहीं, आप उन्हें नज़रअंदाज कर देते हो। एक प्रश्न है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 26 जनवरी 1950 को जारी होने वाले डाक टिकट, 26 जनवरी 1950 को जारी होने वाले डाक टिकटों में निम्न में से क्या नहीं था। प्रश्न आ गया, उत्तर हथकरघा, उसके बाद आ गया हल, उसके बाद आ गया शहनाई और उसके बाद आ गया तिरंगा। तो आपको देखना होगा, आपकी बुक के नीचे दिया हुआ है, ये प्रश्न यूपीएससी के अंदर आया हुआ है। एक प्रश्न है जो 2020 के व्याख्याता भर्ती में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को आप याद रखिए, एनसीईआरटी को खूब पढ़िए, गाइड को, भले ही मैं तो ये सजेशन देता हूँ कि आप गाइड को किनारे कर दीजिए और एनसीईआरटी को पढ़िए। एनसीईआरटी जब पढ़ोगे आप तो आपके बिल्कुल तथ्य क्लियर हो जाएंगे। ये जो विभाजन का जो पूरा का पूरा ये प्रक्रम चला, ये एकाएक ये घटना हुई। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई, माउंटबेटन योजना, और लॉर्ड माउंटबेटन ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। अब ये विभाजन कोई नियोजित विभाजन नहीं था, आकस्मिक विभाजन था। आप इतनी बड़ी आबादी का स्थानांतरण होना है, तो ये बहुत ही त्रासदीपूर्ण था। मानव इतिहास में इतना बड़ा स्थानांतरण एक बहुत बड़ी बात थी। उस समय लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि किस देश में रहना है, किस में नहीं रहना है, अपने घरों को छोड़कर भागते हैं। कुछ लोग जो कि बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यकों को मार काट करते हैं, रक्त बहता है और इतना बुरा हाल हो जाता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो एक दूसरे की स्त्रियों का भी अपहरण करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं। कई जगह पर तो गोलियां मार दी जाती हैं ताकि उनके साथ में व्यभिचार जैसी कोई घटना ना हो पाए। कितना ये अभूतपूर्व हिंसा का साल था, कितना त्रासदीपूर्ण साल था, ऐसा आप कल्पना नहीं कर सकते। उसी समय पर एक गर्म हवा नाम की एक मूवी आती है और जिसके डायरेक्टर होते हैं एमएस सत्यू। इस मूवी की विषय वस्तु भी वही है कि सलीम मिर्ज़ा नाम का एक व्यक्ति है जो आगरे के अंदर जूते का व्यापारी है और वो सोचता है कि मेरी दुकान तो टिकी रहेगी,
लेकिन उनकी दुकान पर भी आक्रमण हो जाता है, उनकी बिटिया भी जान दे देती है। इस तरह से हमें तो याद ये रखना है कि गर्म हवा नामक मूवी कब आई, 1973 में। इसके डायरेक्टर कौन थे? MS सत्यु थे। इसके बाद एक याद रखना है, हमने गांधी जी का यात्रा करते हुए फ़ोटो दिखाया गया है और जगह है नोअखली। तो अभी पूछा जा सकता है कि उस समय ये जो नोअखली है ये वर्तमान में कौन से देश में है? तो ये वर्तमान में, प्यारे विद्यार्थियों, बांग्लादेश के अंदर स्थित है। इसके बाद जब ये सारी बातें हो जाती हैं, पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है और जब भारत की बात आती है तो भारत में 2 तरह के राज्य थे। एक तो ये थे जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर थे और एक थे रजवाड़े। तो रजवाड़े का लिए अंग्रेज़ों ने कहा कि अब ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप या तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हो और या तो भारत राज्य के अंदर मिल सकते हो। तो प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता है यहाँ से और कई बार पूछा भी गया है, कई बार UPSC इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि भारत में, तत्कालीन भारत में रजवाड़ों की संख्या क्या थी और ये जो रजवाड़े थे ये राजाओं के अधीन थे। तो इन रजवाड़ों की संख्या तत्कालीन भारत में क्या थी? कुछ रजवाड़े तो ऐसे थे जो कि भारत में आसानी से मिल गए और कुछ रजवाड़े ऐसे थे जो आसानी से नहीं मिल पाए। इन रजवाड़ों को मिलाने के लिए और इनका एकीकरण करने के लिए इन रियासतों का जो महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल तत्कालीन समय के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है कि भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या थी 565। कुल रजवाड़े कितने थे? 565। डियर स्टूडेंट, इसमें से 562 तो आसानी से मिलने के लिए भारत में राजी हो गए, लेकिन 3 हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर और एक मणिपुर था, लेकिन मणिपुर तो 1947 से थोड़े दिन पहले भारत के अंदर मिल गया। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, इनके जो राजा थे, हैदराबाद में तो निजामों का शासन था, जूनागढ़ में अधिकांश जनता हिंदू थी लेकिन शासक मुस्लिम था, इसलिए वो भारत में नहीं मिलना चाहा। यहाँ पे तो रेफरेंडम करवाया गया, जनमत संग्रह करवाया गया और वो भागकर शासक चला जाता है पाकिस्तान और जनता का विलय हो जाता है, तो जूनागढ़ भारत में मिल जाता है। और JNK में जो शासन था वो था राजा हरि सिंह का। तो हैदराबाद में निज़ाम था, वो निज़ाम महिला और अत्याचारों का दमन करता है, किसानों का दमन करता है। आज इस हैदराबाद के अंदर, उस समय के हैदराबाद के अंदर आज का महाराष्ट्र भी है, आज का कर्नाटक भी है, आज का आंध्र प्रदेश भी, ये सब शामिल हैं। ये जो निज़ाम था, ये निज़ाम बड़ा ही दुष्ट प्रकृति का था। इस निज़ाम के द्वारा किसानों पर अत्याचार किए गए, महिलाओं पर दमन किए गए, और जब महिला और किसान जब इससे परेशान हो गए, रोडों पे आ गए, सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे, तब इसने प्रश्न बन सकता है, रजाकार क्या थे? तो रजाकार इसने भेजे, और रजाकार क्या थे? रजाकार निज़ाम के वो अर्धसैनिक बल थे जिनको महिला और किसानों के अत्याचारों, प्रदर्शनों को दमन करने के लिए उन पर जो अत्याचार किए गए वो पुलिस और अर्धसैनिक बल रजाकार कहलाए। इसके बाद में आता है मणिपुर का नंबर, और मणिपुर में डियर स्टूडेंट्स बहुत ही एक प्यारा सा फोटो दिया गया है। मणिपुर के महाराजा गद्दी पे बैठे हैं, सरदार पटेल जाते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं महाराज आप बैठे रहिए, आपको उठने की आवश्यकता नहीं है, आप तो आपका प्रतिरक्षा, संचार और विदेश के ये जो संबंध है वो हमें दे दिए, बाकी आप बैठे रहिए।
तो 1947 में मणिपुर भी भारत का अंग बन जाता है और वहाँ के राजा हैं बोधचंद्र सिंह। बोधचंद्र सिंह हैं और भारत मणिपुर को ये विश्वास दिलाता है कि हम तुम्हारी आंतरिक स्वायत्तता में कोई दखल नहीं देंगे, तुम्हारी आंतरिक स्वायत्तता जैसे के तैसे बनी रहेगी। और वहाँ पर सबसे पहले सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर सबसे पहले मणिपुर में चुनाव करवाए गए। तो प्रश्न भी आया गया है कि 2020 व्याख्याता भर्ती परीक्षा में कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए, तो वो राज्य है डियर स्टूडेंट मणिपुर। हमें याद रखना होगा सार्वभौम वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हो, ये प्रश्न आप कक्षा 6 से पढ़ते आए हो। एक ऐसा भारत का नागरिक जो 18 वर्ष और उससे ऊपर की आयु पूरी करता है, उसे सार्वभौम वयस्क मताधिकार देने का वो हक रखता है। मणिपुर में इस प्रकार से ये चुनाव हुए सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपना करके। अगेन होता क्या है, आगे चलकर अब राज्यों के पुनर्गठन की बारी आती है। राज्यों का पुनर्गठन हो तो राज्यों के पुनर्गठन के अंदर 1920 में कांग्रेस में एक नागपुर जगह है महाराष्ट्र के अंदर, और 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य कर रहे हैं। और वहाँ पे ये कहा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन ना हो, क्योंकि भाषाई आधार पर अगर राज्यों का गठन होगा तो एकता और अखंडता को नहीं रखा जा सकेगा। इस आधार पर आज़ादी के बाद हमारे नेताओं के ऐसा लगा कि भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, अव्यवस्था हो सकती है। लेकिन 1920 में जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो ये मानने को तैयार हो गई कि भाषा के आधार पर गठन किया जा सकता है। पुराना मद्रास, जिसमें आज का तमिलनाडु है, आज का आंध्र प्रदेश है, और इसके कुछ हिस्से जो आज कर्नाटक में भी हैं, ये यहाँ पर एक विशाल आंध्र आंदोलन चला। और इस विशाल आंदोलन में जो मद्रास के अंदर तेलुगु भाषी लोग थे, ये एक अलग राज्य की मांग करने लगे। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश राज्य की मांग करने लगे। कांग्रेस के एक गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्री रामुलु, और ये 56 दिन की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। परिणाम यह हुआ कि ये पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही मृत्यु होती है आंदोलन बड़े पैमाने पर भड़कता है, लोग प्रदर्शन करते हैं, इधर से पुलिस फायरिंग करती है, और जब ये आगजनी और हिंसा की घटनाएं बढ़ती हैं तब दिसंबर 1952 के अंदर भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन होता है आंध्र प्रदेश का। उसके बाद होता क्या है, पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग बैठा दिया जाता है। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो बैठाया गया है, ये बैठाया गया है 1953 में। तो सर्वप्रथम भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई 1953। अब ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसकी स्थापना 1953 में हो गई, और इस पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए वो फजल अली बनाए गए। इसके बाद इसके 2 सदस्य थे, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पणिकर, ये बनाए गए। इसका काम था राज्यों का सीमांकन करना, भाषा के आधार पर राज्यों का सीमांकन करना। और इस पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट आई
वो रिपोर्ट राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पारित हुआ वो हुआ 1955 में, और इसकी रिपोर्ट प्रभावी जो हुई राज्य पुनर्गठन अधिनियम की वो प्रभावी हुई 1956 में। इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। 14 राज्य एंड 6 यूनियन टेरिटरी हम कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों को, तो 6 यूनियन टेरिटरी बनी। उसके बाद दिया हुआ है वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो वल्लभ भाई पटेल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम गृह मंत्री, देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री, उसके बाद में मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों की संबंधी जो समिति थे उसके सदस्य भी रहे हैं, और रियासतों को एकीकृत करने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो जाता है वल्लभ भाई पटेल को। एक बात मैं यहाँ बताना भूल गया कि जो हैदराबाद को जो मिलाया गया भारत के अंदर, जब हैदराबाद का निज़ाम आसानी से मिल नहीं रहा है तो उसको ऑपरेशन पोलो यानी बल प्रयोग के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि वो गृह मंत्री थे, गृह मंत्रालय के अंदर पुलिस का चार्ज उनके पास था, और बल प्रयोग के द्वारा हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया। जूनागढ़ के बारे में तो मैं बताया कि जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ की जनता मिल गई भारत में और जूनागढ़ का राजा चला गया पाकिस्तान के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति आपको पता ही है। जम्मू एंड कश्मीर के राजा 1948 में जब कबायलियों ने हमला किया तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, और भारत ने एक शर्त लगाई कि अगर जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बने तो भारत जम्मू कश्मीर को सहायता कर सकता है। और जम्मू कश्मीर को कुछ उस समय प्रावधान किए गए और अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन वर्तमान में यह अस्तित्व में नहीं है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं नए राज्य, किस तरह से फिर नए राज्यों का गठन होने लगा। जैसे ही 1953 में ये एक राज्य बना, उसके बाद में राज्यों की मांग उठने लगी, और राज्यों की मांग उठने लगी, अनेक राज्य अलग अलग अपने राज्य बनाने के लिए आंदोलन करने लगे, हिंसाएं करने लगे, प्रदर्शन करने लगे, और इस आधार पर बाद में जो मुंबई जो प्रांत हुआ करता था, उस समय मुंबई नहीं, उस समय बम्बई कहते थे, तो जो बम्बई प्रांत हुआ करता था 1960 में इससे महाराष्ट्र और गुजरात ये 2 स्टेट बने। जो मराठी बोलते थे वो महाराष्ट्र बन गया, और जो गुजराती बोलते थे वो गुजरात बन गया। उसके बाद 1963 में एक राज्य बना, और वो राज्य बना नागालैंड। 1966 में पंजाब एंड हरियाणा, इन 2 राज्यों का गठन हुआ। 1972 के अंदर असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन राज्यों का गठन हुआ। 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम राज्य बना। 1987 के अंदर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये भारत के राज्य बने। इस तरह राज्यों का बनने का ये जो सिलसिला है ये चलता रहा। 2000 के अंदर 2000 में भारत में फिर 3 राज्यों की स्थापना होती है। मध्य प्रदेश से कुछ हिस्सा हटाकर छत्तीसगढ़ बनता है, फिर उत्तराखंड बनता है, और फिर झारखंड बनता है। तो 2000 में इनकी स्थापना होती है, इन राज्यों की। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 को ये तीनों राज्य अस्तित्व में आए। उसके बाद में जो अंतिम राज्य बना वो बना
तेलंगाना। और तेलंगाना जो राज्य बना अंतिम, वो बना 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश से पृथक करके तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाया गया। इस तरह से इस पाठ का समाप्ति होती है और अगला पाठ एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये लेकर हम आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत होंगे। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।